मित्रों, जब भी यूपीएससी का टॉपर कोई सक्सेस इंटरव्यू देता है तो यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियो एडिटर्स और चैनल है, वो इसमें से एक एक दो दो पाँच पाँच मिनट का सिलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्लिक बेटिंग हो सके। और यूट्यूब का एल्गोरिदम आप जानते हैं कि एक बार क्लिक बेट वीडियो को 10,000 लोगों ने देख लिया तो फिर बाकी 1 लाख लोगों को यूट्यूब खुद से ही रेकमेंड करेगा कि तुम यही देखो यही देखो। एंड एज अ रिजल्ट जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार कुछ यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनके दिमाग में ऐसी छवि बन जाती है कि या तो ऐसे टॉपर्स हैं जो बिना पढ़े ऐसे ही हवा में पास हो गए, या फिर ऐसे टॉपर हैं जो दिन में 25 घंटे पढ़ाई करते थे और डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करते थे। सबने तैयारी की है लेकिन वो क्या आपको सिलेक्टिवली क्लिक बेट एक्सट्रैक्ट करके बताया जा रहा है। वो टॉपर ने अपने 2 घंटे के लेक्चर में ऐसा बोला होगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था लेकिन सारी किताबें मैंने पढ़ के रखी थी, अभी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी थी तो अब मैं सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो पूरा जो है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप क्लिक बेट में सब देख रहे हैं। तो ये सब गलत फहमी आपकी दूर है और दूर हो जाएं, और कि नॉर्मल एक टॉपर कैसे तैयारी करता है। इसके लिए मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी के साथ एक प्रोग्राम किया था, जो अभी 1 घंटे का ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो आपको उसमें सब पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन 100 में से अटेम्प्ट किए, और कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी, कौन से टॉपिक्स कब तैयार किए थे, टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन क्या था। तो इसको आप पूरा देखें एंड इट विल हेल्प यू। खासकर कि जो गलत फहमी आपके दिमाग में रहती है कि टॉपर मतलब ये सब रॉयल एंट्री और ऐसा वैसा, वैसा नहीं, सब नॉर्मल लोग ही नॉर्मल तैयारी से पास हो रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन से वो तैयारी कर रहे हैं, उसे आप समझिए। मित्रों, ये अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म, अब तक 400 से ज़्यादा लोग उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है और यूपीएससी सिलेक्शन हुआ है। चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 2 हो, आईएएस जागृति अवस्थी, गामिनी सिंगला, संजीता मोहपात्रा, ऐश्वर्या वर्मा से लेके 400 से ज़्यादा लोगों को अभी तक यूपीएससी कोचिंग में अन अकेडमी से फ़ायदा हुआ है। अन अकेडमी चीज़ क्या है कि जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस होते हैं, आपको प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज़ की एक्सेस मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ इवैल्यूएशन के साथ, नोट्स 2.0 जहाँ पर आपको सारे जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम और मेंस के सब्जेक्ट का आप सब पढ़ाई कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से बैचेज होते हैं, और ये सारा कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन फ़ी के अंदर आ जाता है। तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार की, जहाँ एक सब्सक्रिप्शन से सारे पेड प्रोग्राम अनलॉक हो जाते हैं, ऐसा ही अन अकेडमी का प्लस प्रोग्राम है। उसमें भी ये 26 जनवरी के इस अवसर पर 20% डिस्काउंट ऑफर यूजिंग द कूपन कोड mrunal.org। तो ये हुआ प्लस पैकेज। उसके ऊपर एक और एड ऑन होता है जिसे कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन। उसमें आपको और क्या मिलता है, तो देखिए प्लस पैकेज में आपको नोट्स 2.0 की डिजिटल एक्सेस मिलती है, जबकि आइकॉनिक एड ऑन लेने पर आपको उसके प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। फिर इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्यूरेटेड कंटेंट, और आपको एक मेंटोर असाइन किया जाता है जो आपको फ़ोन कॉल से, टेक्स्ट से, आपकी सारी परेशानियों में आपका हैंड होल्डिंग करके आपकी मदद करे। तो मतलब बाकी जो बड़े एजुकेटर्स हैं उनको आप सोच सकते हैं कि वो जो सीनियर कोच हैं, और ये जो मेंटोर होंगे वो असिस्टेंट कोच की, जो रोज़ आपकी ट्रेनिंग में आपको जो भी जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं दे विल हेल्प यू। तो ऐसा ही अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, अब से 400 से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, यूपीएससी सिलेक्शन आया है। सो दैट्स इट। 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स क्रैक इट। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। एक समर सिंह की 90 अटेम्प्ट कर दो और इसमें से आपके 10 गलत हो जाए और बाकी का, और वो 33% के हिसाब से यू डू दिस। फिर मैम का स्कोर कुछ इस तरह से, पेपर 1 प्रीलिम्स में अराउंड 98 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, और पेपर 2 एप्टीट्यूड में 116 से ज्यादा मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। सो मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये इतना स्कोर बनाने के लिए आपने रियल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? सर पेपर 1 में मैंने लगभग शायद मेरे 91 क्वेश्चंस हो गए थे, और इससे मैंने एक सीख भी ली थी। जब मैंने आके कैलकुलेट किया, वही मार्क्स 98 से 100 के बीच में बैठ रहे थे, तो बड़ा स्ट्रेस हो गया कि अब इसमें, क्योंकि वो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से लग रहा था कहीं बॉर्डर लाइन वाला सिनेरियो लग रहा है। पेपर को पेपर के हिसाब से जज करिए। किसी पहले से कंसेप्ट के साथ जाना कि मैं इतने क्वेश्चन करके आऊंगी या इतने क्वेश्चन करके आऊंगा, वो आपके लिए बैकफायर कर जाता है, जो मेरे साथ मुझे लगता है कि अगर 98 भी बहुत, हाँ, कट ऑफ से ऊपर है, डिसेंट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और बैलेंस माइंडसेट से जाती, अगर मुझे ये लगता कि जैसा पेपर आएगा आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करिए। ये हमें कहा जाता है कि आप 90 करिए या 95 तक करिए, मैं भी उसी माइंडसेट के साथ गई थी। क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि कहीं आप एलिमिनेशन लगाएंगे, कहीं आप गेस वर्क लगाएंगे, लेकिन पेपर को उसी हिसाब से देखिए जिस तरह से पेपर आया है। इस बार का जो पेपर था उसमें कई सारे रैंडम क्वेश्चंस भी मुझे लगे। अगर कोई व्यक्ति को स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मुश्किल थे।
ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, ये मान के मत जाइए कि इतने क्वेश्चन ही करने हैं या इतने क्वेश्चन के नीचे तो मैं करूंगी ही नहीं या करूंगा ही नहीं, और जबरदस्ती वाइल्ड गेसेस कर रहे हैं। बाकी हाँ, टेस्ट सीरीज के दौरान अपना एक ऑप्टिमल स्कोर आप खुद कैलकुलेट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। कुछ होते हैं वो कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, 70-75 करेंगे, उसमें से 65 से ज्यादा हो सकता है करेक्ट हो। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं तो आप कम अटेम्प्ट करिए। मैंने जो अपना पाया था ऑप्टिमल स्कोर, मुझे वो वैसे ही लग रहा था कि 85 से 90 के बीच में। और बाकी अल्टीमेटली पेपर कैसा आया है, पेपर को जरूर जज करना है। ये नहीं कि अननेसेसरी आप नेगेटिव में चले जाएं। कट ऑफ भी नीचे गिर रहा है, यदि पेपर टफ हो रहा है तो कट ऑफ भी नीचे आ रहा है। तो अपने बेसिक्स पे हमेशा थरो रहना है, और एक ऑप्टिमल स्कोर आपके दिमाग में हो, लेकिन आप उसको वहां पे पेपर के हिसाब से भी जज करें। मैंने लगभग 91 क्वेश्चंस किए थे, तो ऑब्वियस है कि उसमें से काफी सारे नेगेटिव में भी गए हैं। जी मैम, और एंड व्हाट अबाउट पेपर 2? अबाउट पेपर 2, मैंने मैथमेटिकल जो या रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें लगभग सारे ही कर दिए थे, एक आध कोई छोड़ करके सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 33% क्वेश्चंस किए होंगे। जो लास्ट में टाइम बच गया था उसमें मैंने अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया। इसका रीजन ये है, पेपर 2 क्वालिफाइंग है। आप जिस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं पहले उसको कवर कर लीजिए, ताकि आप क्वालिफाइंग मार्क्स तक तो एटलीस्ट पहुंच जाएं। चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मेरे लिए मैथ्स और रीजनिंग करना कंपैरेटिवली आसान था, तो पहले मैंने उन पे फोकस किया, और फिर जो टाइम बच गया तो मैंने वो कॉम्प्रिहेंशन किए जहां मुझे ऐसा लगा कि छोटा कॉम्प्रिहेंशन है, या जो उसके आंसर्स हैं या सोल्यूशंस हैं उसमें मल्टीपल करेक्ट टाइप नहीं है, वो ABCCD इस तरह का नहीं था, सिंपल एक कोई करेक्ट था। तो ऐसे स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप ये पेपर इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स नहीं लगती है। आई थिंक बेसिक 8th to 10th तक की मैथ से ही काम चल जाएगा। सो ये पेपर अपने हिसाब से अटेम्प्ट करिए, क्वालिफाइंग है, डेफिनेटली आप कर लेंगे यदि थोड़ा सा स्मार्टली चलें। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर कुछ लोग ये करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करेंगे, और उनकी ऐसी सोच चलती है कि, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। एक समर से कि 90 अटेम्प्ट कर दो और इसमें से आपके 10 गलत हो जाए और बाकी का, और वो 33% के हिसाब से यू डू दिस। फिर मैम का स्कोर कुछ इस तरह से, पेपर 1 प्रीलिम्स में अराउंड 98 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, और पेपर 2 एप्टीट्यूड में। तो अब शुरू करते हैं प्रीलिम कम मेंस की तैयारी, वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री। मित्रों, ये जो स्लाइड है इसमें ये सब आपको ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ है और इतने प्रश्न है और ये इजी मीडियम टफ, दैट इज माय इंटरप्रिटेशन। असल जिंदगी में ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें मुझे आसान लगती हो, लेकिन जो असल में स्टूडेंट है जो 1-2 साल से तैयारी करे, ऑब्वियसली जो 10 साल से लेके बैठे एक ही चीज पढ़ा रहे, देन ही विल फाइंड इट इजी। तो ये मेरा ऐसा क्लासिफिकेशन है, नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन विल एग्री विद इट, लेकिन ये है। तो आप क्या करेंगे, ये क्लास खत्म होने के बाद पावर पॉइंट डाउनलोड करना और इसको पॉज करके आराम से देखना, अच्छा अच्छा ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था। सो दैट इज द थिंग। तो हिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 20 to 21 क्वेश्चन पिछले 2 साल में निकले। दिस इज फॉर प्रीलिम्स पेपर। फिर हम बढ़े कि मेंस पेपर। मेंस पेपर के अंदर मेंस पेपर 1, जहां पर मैं कहता हूँ ब्लॉक 1 हिस्ट्री कल्चर के अंदर आउट ऑफ 250 मार्क्स हर एक में से कितना आया, फ्रीडम स्ट्रगल, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो मतलब पनौती काली चल रहा है, 0-0-0। बाकी सब चीज़ों में हिस्ट्री भी ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। सो दिस इज ऑल द थिंग्स। पूरी ग्राफ में अभी पढ़ने नहीं बैठूंगा, वो आप वीडियो पॉज करके या फिर पावर पॉइंट डाउनलोड करके आप देखिएगा। मोर इंटरेस्टेड आई एम टू नो मैम्स व्यू कि मैम यहाँ पर प्रीलिम और मेंस के लिए हिस्ट्री की तैयारी कैसे की जाए। मैंने हिस्ट्री की जो तैयारी की है, मैंने बेसिक बुक्स पे मैं गई, लिमिटेड बिल्कुल रिसोर्सेस रखे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक फॉलो की थी, राजीव वहीर सर की, और उसको कई बार पढ़ा था। फर्दर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरुआत में तो मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने पढ़ी थी प्री और मेंस के बीच में। उसके लिए मैंने रेफर की थी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की बुक। उसमें एक पोर्शन है इंडियन का और एक है वर्ल्ड का। मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कॉस्ट बेनिफिट जो मैंने एनालिसिस किया, अगर क्वेश्चन रैंडम आएगा तो इतना रैंडम आएगा कि कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा, और यदि वो कन्वेंशनल लाइंस पे है तो वो तमिलनाडु की 12वीं की किताब से हो रहा था। तो जब मुझे ऐसा एनालिसिस मिला तो मैंने उसकी 12th की बुक को ही रेफर किया, और मुझे वो सही लगा क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में है। मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग से नहीं पढ़ी थी। एक तो एनसीईआरटी आती है, लेकिन जो मैंने स्पेक्ट्रम का एडिशन लिया था उसमें पीछे पोस्ट इंडिपेंडेंस था, वो मोटी वाली बुक थी।
तो उसमें मैंने पूरा वहीं से पढ़ लिया था। तो मैंने, अगर आप दूसरी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये थे मेरे हिस्ट्री के रिसोर्सेस। अब मैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक उठाई थी। कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स पढ़े थे। मुझे वो थोड़े से कम बल्कि लगे थे बुक के कंपैरिजन में। और फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की लास्ट के 5 पेज जो ग्लॉसरी के हैं, उसका हर टर्म याद किया था। और उसमें से कुछ 2 टर्म्स प्रीलिम्स में थे, क्वेश्चंस में। कुछ श्रमण करके एक वर्ड था और एक और वर्ड था। तो ग्लॉसरी को मैंने पढ़ा था। और बीच बीच में बुक्स में वो बॉक्सेस दिए हुए हैं जहां वो मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने डिस्कस किया है, सेलिएंट फीचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, उनको मैंने पढ़ लिया था एक बार। और जब आप ये सारी चीजों के साथ साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए मैंने लगभग 10 साल के क्वेश्चन, और मेंस के लिए लगभग 5 से 6 साल के क्वेश्चन। मेंस के लिए मैंने जो आपकी वेबसाइट पर आपने सेग्रीगेट कर रखे हैं, उसको मैंने देख लिया था, वेबसाइट पे दिए हुए हैं हर टॉपिक वाइज। और प्रीलिम्स के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन जो आपको ठीक लगती हो, अच्छे से दिया हो, वो देख लीजिए। जब भी मुझे प्री में कोई ऐसा टॉपिक मिलता था जो मुझे इन किताबों में नहीं मिला, तो मैं उस टॉपिक को उठाती थी। जैसे बुद्धिज्म से बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है जो बुक्स में यूजुअली नहीं मिलेगा, मैं उसको एक पेपर पे लिख लेती थी। बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों से ही इनफैक्ट उसको एक पेपर पे लिख लेती थी। और जो मेरा बेस मटेरियल है, ये जितने भी मटेरियल स्क्रीन पे है, मैंने किसी के नोट्स नहीं बनाए, ये मेरे बेसिक मटेरियल थे। तो मैं जा करके उनके बीच में एक ब्लैंक पेज लगाती थी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई नया टॉपिक दिख रहा है तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ लेती थी। और टॉपिक को गूगल करने का तरीका है कि अगर बुद्धिज्म में कोई पर्टिकुलर वर्ड आ गया तो सीधे गए, वो वर्ड डाला और यूपीएससी ऐसे करके गूगल सर्च किया। उसमें 2-3 पॉइंट्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ब्लैंक पेज में लिखा और वो अपने मेन बुक के बीच में लगा दिया। तो ये मैंने प्री और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किया। इससे मेरा जो मटेरियल था वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव बन गया। और यही काम मैं टेस्ट सीरीज में भी करती थी। कोई नया पॉइंट आया तो सीधे जाके नोट्स में ऐड कर दिया। इतनी रिसोर्सेज से मेरे हिसाब से आप जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। बहुत सही बात की आपने। मित्रों, जो किताबें, ऐसा कोई सीक्रेट या गुप्त किताब हमें बताइए जो कोई नहीं जानता है। तो अब शुरू करते हैं प्रीलिम कम मेंस की तैयारी, 1 बाय 1 स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री। मित्रों, ये जो स्लाइड है इसमें ये सब आपको ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ है और इतने प्रश्न आए और ये इजी मीडियम टफ, दैट इज माय इंटरप्रिटेशन। असल जिंदगी में ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें मुझे आसान लगती हो, लेकिन जो असल में स्टूडेंट हैं जो 1-2 साल से तैयारी करे, ऑब्वियसली जो 10 साल से लेके बैठे एक ही चीज पढ़ा रहे, देन ही विल फाइंड इट इजी। तो ये मेरा ऐसा कभी, उससे आगे बढ़ते हैं मैम, ये वाला जो टॉपिक दैट इज मेंस पेपर 1 ब्लॉक 2 इंडियन सोसाइटी, जिसमें ये रिलीजन, रीजन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, वीमेन रिलेटेड थिंग्स, पिछले अलग अलग सालों में कितने मार्क का ये ब्रेकअप है। सो माय क्वेश्चन इज हाउ यू वेंट टू दिस टॉपिक। रिलीजन रीजन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो वो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का एक काफी अच्छा खासा पोर्शन था। तो मैंने अलग से कोई मेहनत नहीं की है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको वो पढ़ने की जरूरत है तो आप कोई भी सोसाइटी का कंपाइलेशन उठा लीजिए, या फिर सोसाइटी की एनसीईआरटी भी है 11th या 12th में, या दोनों में। मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वहां से आप ये बेसिक कंसेप्ट कवर कर सकते हैं। पतली पतली सी ही एनसीईआरटीज हैं। बाकी पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट हो या ग्लोबलाइजेशन हो या विमेन वीकर सेक्शन या जो भी उस तरह के टॉपिक्स हैं, मैंने 2019 में आपका इकोनॉमिक्स का जो कोर्स लॉन्च हुआ था उसको ज्वाइन किया हुआ था। और बाद में फिर रेगुलर उसमें अपडेट्स आते रहते थे, विन 21 ऐसे करके या विन 20 करके। तो वो अपडेट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, वो मैं फॉलो कर लेती थी। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली वहीं से कवर किए। इसमें अगर मैंने कुछ ऐड किया है तो वही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट टू मेंस। इसमें प्रीलिम्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री के लिए हो जाएगा। मेंस में जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर वो दिए रहते थे, जो कोर्स के हैंडआउट्स होते थे उसमें पीछे हर टॉपिक में दिए रहते थे, उसमें से अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जरूरत है तो मैं उसको लेकर के उन्हीं नोट्स के, वो हैंडआउट जो पूरे लगभग हो गए थे, वो मुझे लगता है लास्ट में टोटल कुछ 600-700 पेजेस हो गए थे। पर वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो चीजों को स्कीम्स भी हो जाती थी, बजट भी हो जाता था। तो ये सारा कुछ मैंने वहीं से कवर किया और उसी में ब्लैंक पेज में अटैच करती गई, स्पेशली मेंस के रिस्पेक्ट से। करंट अफेयर्स क्योंकि थोड़ा सा विमेन खासकर हो गया, या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, इसमें क्रिएटिव आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो बहुत शॉर्ट में, और वो भी मैं कंपाइलेशन से ही निकालती थी, खुद से नहीं। कहीं से कुछ अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं वहां से निकाल करके
इसी में ऐड करती जाऊंगी। वहां से मेरा ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया, वरना ये टॉपिक बहुत बिखरे हुए से लगते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा मित्रों, ये न्यूज़पेपर में कॉलम आते हैं, पढ़ते रहने चाहिए, लेकिन जो बताया कंपाइलेशन जो अलग अलग लोग कर ही रहे हैं, तो वापस से व्हील को रीइन्वेंट करना, पहिए का पुनः आविष्कार करने की जरूरत नहीं। अब जो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे विन 20 सीरीज 21 सीरीज वो फ्री में जो अपडेट्स हैं उसके अंदर है ही सब गवर्नमेंट स्कीम एंड रिपोर्ट एंड थिंग्स, तो वो ऐसा ही सब इस्तेमाल करके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा। अभी उससे आगे बढ़ते हैं मैम, ये वाला जो टॉपिक दैट इज मेंस पेपर 1 ब्लॉक 2 इंडियन सोसाइटी, जिसमें ये रिलीजन, रीजन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, वीमेन रिलेटेड थिंग्स पिछले अलग अलग सालों में की। सो हिस्ट्री और सोसाइटी हमने देखा। नाउ मूविंग टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम पाते हैं कि प्रीलिम में तो कम ही प्रश्न आ रहे हैं, बिकॉज वो एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर में ज्यादा पूछना चाहते हैं। सो अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आर कमिंग इन द प्रीलिम एग्जाम। अब इतने छोटे हैं तो उसमें अब क्या ही सब डिवीजन करे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्रश्न था, इंडियन ज्योग्राफी के 3 वगैरह। खैर ये स्लाइड आप बाद में डाउनलोड करके देख लेना। मेंस में ज्योग्राफी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, करीब 125 या उससे ज्यादा मार्क आउट ऑफ 250 मार्क्स आता है मेंस पेपर 1 में। कुल मिलाकर जो इंटरनल कंपोनेंट क्लाइमेट, डिजास्टर, अर्बनाइजेशन, फिजिकल ज्योग्राफी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन। सो मैम व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? मेरी जो बुक लिस्ट थी ज्योग्राफी में, वो 11th-12th की जो 4 एनसीईआरटीज हैं, वो मैंने चारों अच्छे से पढ़ी थी। इसके अलावा राजतनल सोलंकी मैम के वीडियोस हैं, वो वीडियोस मैंने अच्छे से देखे थे कंसेप्चुअली उसको समझने के लिए। उनके नोट्स नहीं बनाए थे, उनके कोई हैंडआउट्स मैंने पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको समझ लिया और उसके बाद पढ़ा मैंने 11th-12th एनसीईआरटी से ही। रीडिंग बिटवीन द लाइंस की आदत हो, जो कंसेप्ट्स हैं उसको अच्छे से समझ करके, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल है तो वो इनसे ही हो जाएगा। इसके अलावा मेंस में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप्स खुद बनाए थे। मैम ने अपने लेक्चर्स में वर्ल्ड हिस्ट्री की तो अच्छी मैपिंग करवा रखी है, लेकिन जो इंडियन वाला पार्ट है उसकी मैपिंग आपको खुद बुक में से ढूंढने पड़ेंगे। अगर कोई भी बुक में नदी का नाम है, डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है, तो मैं उसको खुद बना लेती थी। ये मैप्स को मैंने एक अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पे वीडियो बनाए स्ट्रैटेजी का, वहां पे अपना एक मैप भी शेयर किया है और मैं कोशिश करूंगी कि मैप के सारे डिजिटल फॉर्मेट में शेयर कर दूं। तो मैं स्टेट वाइज बनाती थी इंडिया के मैप को, छोटे छोटे ऐसे पोर्शंस में प्रिंट करके, सारी नदियां, नदी के बगल में कौन सा जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, तो वो कोई इंपॉर्टेंट अगर वहां पर मॉन्यूमेंट है जिसकी अभी हाल ही में चर्चा हो। अब हर नदी नाले के पीछे भी नहीं भागना है कि बिल्कुल कहीं कोई पहाड़ी है तो उसके पीछे भाग गए। अगर एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है तो उसको जरूर करिए। कोई बहुत ज्यादा न्यूज में चीज रहती है उसको कर लीजिए। बाकी एक ओवरव्यू आपके पास रहना चाहिए। कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपको समझ में आने लगेगी। इस तरीके से मैंने मैपिंग बहुत अच्छे से की थी और वो मुझे हेल्प की थी। मैपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री में तो मैम के थ्रू, जैसे मैंने कहा, उसको भी मैंने वर्ल्ड मैप पे खुद ही प्लॉट किया था। मुझे लगता है जब एक बार आप हाथ से खुद कोई चीज लिख लेते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है, तो वो मैंने खुद की थी। इसके अलावा जो एटलस था वो मैंने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस यूज किया था। और भी आते हैं, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ अलग से नहीं है, वो जनरल एटलस ही है। बुक लिस्ट मेरी इतनी ही रही है ज्योग्राफी के लिए। क्लाइमेट की बात की जाए तो मैंने एनवायरनमेंट के थ्रू कवर किया था। क्लाइमेट इवन डिजास्टर के लिए एक योजना है, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है। योजना का एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन था जो डिजास्टर मैनेजमेंट पर ही था, उसके 2-3 मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे। और डिजास्टर के लिए तो कोई कंपाइलेशन ले लीजिए, वो बेस्ट रहता है। ये कहीं से कोई कंपाइलेशन आपको मिल जाए, उसमें वो जो बेसिक्स हैं कि एनडीएमए वगैरह हो गया, कि क्या हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर्स को लेकर के, वो भी बहुत ब्रीफ में। अब हर डिजास्टर के पीछे भी नहीं भागना है, पर जो मेन मेजर, जैसे इस बार आया था अर्बन फ्लड्स पे, तो वो आपको याद रहे। और जो डिजास्टर्स आ रहे हैं तो उसके कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं। सर मेरी आवाज ज्यादा अगर लाउड है मैं ना कम बरोबर करूँ है, सही जी। तो जो गाइडलाइंस है उसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। कोई डिजास्टर ज्यादा फ्रीक्वेंट है, उसकी थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री जान लीजिए। इस तरह से डिजास्टर डुएबल है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी सीडीआरआई जो लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म, उस पर आपको ध्यान होना चाहिए। अगर जो भी बेसिक अभी चल रहा है उससे थोड़ा टच में रहिए और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को समझ लीजिए, डिजास्टर आपका हो जाएगा। डिजास्टर में कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती हो, जैसे हजार्ड, रिस्क, जोनेशन, मैपिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल एनडीएमए के खुद के वर्ड्स हैं, या ये
जो प्रोटोकॉल्स रहे हैं, सेंडाई प्रोटोकॉल, मुझे इतना रिकॉल भी नहीं हो रहा है इतने दिनों बाद, उसको आप जा करके देख लीजिए, कीवर्ड्स का यूज करिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, ऐसे वर्ड्स को मेंस में यूज करेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लाइमेट की बात की जाए तो पूरा एनवायरनमेंट के लिहाज से ही प्रिपेयर किया था। क्लाइमेट चेंज क्या होता है तो वो एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, और बेसिक डेफिनेशंस आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। एनवायरनमेंट की खुद की कंपाइलेशन भी होती है, उसमें डेटा क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी आ रही हैं, कौन से एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स में क्लाइमेट में क्या खास निकल करके आ रहा है, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट, इस तरह के मतलब एक कोई फिक्स मेरा अप्रोच नहीं था। मैं करंट अफेयर्स के साथ में थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज बेस एनरिच करते हुए जाती थी। ये क्लाइमेट का था। अर्बनाइजेशन मैंने एक तो जो इकोनॉमिक्स के हैंडआउट थे आपके कोर्स के, उसमें अर्बनाइजेशन पे एक हैंडआउट है, स्कीम्स वगैरह पे हैंडआउट है, और उसमें इकोनॉमिक सर्वे की नोटिंग्स भी हैं। तो अर्बनाइजेशन पे भी कोई खास स्पेशल मैंने रेफरेंस नहीं दिए। फिजिकल के लिए मैंने बता दिया, 11-12 की एनसीईआरटी रही है। इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए मुना सर की वेबसाइट पर एक पूरा वो है, क्या कहना चाहिए उसको, सीरीज टाइप की दी हुई है। वन इज वो एक पूरे लिंक बाय लिंक उसमें है। उसको भी थोड़ा जब पहली बार में देखा तो मुझे लगा कि ये तो काफी लेंदी है। जब उसको एक बार समझ के पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, तो वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, आप खुद लिंक बिठाएंगे अगले बार। फिर मैंने क्या किया, मैं दूसरी लोकेशन खोलती थी इंडस्ट्री की, तो मैं खुद सोचती थी कहाँ होना चाहिए, अगर वहां है तो किस रीजन से होना चाहिए। और जब ऐसे आप सोचेंगे तो हर इंडस्ट्री हार्डली हाफ पेज में जाके सिमट के रह जाती है। बस समझ लीजिए, बहुत ज्यादा अगर रटने की टेंडेंसी होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो बस समझ समझ के चलना है, करंट अफेयर से अपना टच बना करके रखना है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मित्रों, मेरी वेबसाइट के ऊपर ये इंडस्ट्रियल लोकेशन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लंबी हिस्ट्री और सोसाइटी हमने देखा। नाउ मूविंग टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम पाते हैं कि प्रीलिम में तो कम ही प्रश्न आ रहे हैं, बिकॉज वो एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर में ज्यादा पूछना चाहते हैं। सो अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आर कमिंग इन द प्रीलिम एग्जाम। अब इतने छोटे हैं तो उसमें अब क्या ही सब डिवीजन करे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्रश्न था, इंडियन ज्योग्राफी के 3 वगैरह। खैर ये स्लाइड आप बाद में डाउनलोड करके देख लेना। मेंस में ज्योग्राफी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। करीब 125 या उससे ज्यादा मार्क आउट ऑफ 250 मार्क्स आता है मेंस पेपर 1 में, कुल मिलाकर जो इंटरनल का मुद्दा। अभी तो पेपर 1 की प्रीलिम्स और मेंस की हमने बात कही, मतलब प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज एंड मेंस पेपर 1 जनरल स्टडीज कंप्लीट। नाउ मूविंग टू पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज फॉर जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2, और ये वाली चीजें जो प्रीलिम में भी हमें परेशान करें। तो प्रीलिम में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, 13, 15, 18 क्वेश्चन इस बार आए थे। हालांकि इस बार इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न प्रीलिम में नहीं आया था। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाता है कि अच्छा पॉलिटी के इतने प्रश्न थे, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के इतने प्रश्न थे। मेजोरिटी ऑफ दैट वाज फोकस्ड ऑन थियरी। बाकी क्या क्या उसके इंटरनल कंपोनेंट्स, राइट्स, इश्यूज या पार्लियामेंट, जुडिशरी, वो सब इजी, मीडियम, टफ, वो लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, इंडियन एक्सप्रेस, वो कुछ पैरोल और जुडिशियल कस्टडी के मामले वो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में आपको मिल जाए। एंड देयर वर सम रैंडम क्वेश्चंस, अयनगन कमिटी वगैरह। सो दैट इज फॉर प्रीलिम्स। मेंस के अंदर, मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 में पॉलिटी तो कंपोनेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, पावर सेपरेशन, फेडरलिज्म ऑल द वे टू लोकल बॉडीज, और उसके अलावा वाली स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो दिस इज द एंटायर पॉलिटी। ये एक बात हुई। और उसके अलावा गवर्नेंस, वो वेलफेयर, प्रोटेक्शन, पॉवर्टी, हंगर, वो दूसरा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, स्टार्टिंग विथ पॉलिटी, आपने इसे कैसे अप्रोच किया फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? पॉलिटी के लिए मैंने 2 बेसिक बुक्स रेफर की हैं। एक तो एनसीईआरटी जो क्लास 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बुक मेंस में बहुत काम आती है, क्योंकि जो उसकी वोकैबुलरी है, आपको लिखना कैसे है, वो आइडिया देगी, और एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी देती है। उसके बाद फिर इस बुक को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनसीईआरटी मैंने सिर्फ क्लास 11th की पढ़ी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसको आप लोग देख लीजिए। और इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत थरली पढ़ी थी, उसका लेटेस्ट एडिशन आप लोग ले लीजिएगा, जो नई बॉडीज आई हैं या चेंज हुए हैं वो सब देख लीजिए आप। तो एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी। ये 2 मेरे बेस मटेरियल थे। पॉलिटी बहुत डायनेमिक है, तो एक तो करंट अफेयर से अंडरस्टैंडिंग रहती थी, जो भी चल रहा है आप उसको रिलेट कर पाए। अगर आपने कुछ पढ़ा है बुक में और अभी जो आया है उसको रिलेट करना है। दूसरा, मेंस के लिए ज्यादा जो रेलेवेंट है,
कि जो नए-नए केसेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं, तो मैंने कोई भी एक कंपाइलेशन ले ली। आप भी कोई भी एक कंपाइलेशन जो आपके टेस्ट को सूट करती है उसको ले लीजिए और उसको जा करके वहाँ से, क्योंकि आप कितने केसेस बनाएँगे, वो केस के ऑब्जर्वेशन भी आज फिर कुछ, फिर धीरे-धीरे वो ऐड ऑन होता है, तो कंपाइलेशन में वो ढंग से पॉइंट वाइज़ दे देंगे। वहाँ से 1 या 2 लाइन में वो केस पे क्वेश्चन आए, ये रेयर है। उस केस पे जो ऑब्जर्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं केस का नाम और बहुत ही शॉर्ट में उसने क्या ऑब्जर्व किया है, कई बार केस का नाम ना भी याद रहे, तो इतना तो लिख ही सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड। इस बार क्वेश्चन स्पीकर पे था, तो आप लिख सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल इंस्टेड ऑफ स्पीकर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन केसेस। सो ये ऐसे 1-1, 2-2 लाइन में ये आपके आंसर्स की क्वालिटी को एनरिच करते हैं। ये आप हेल्प ले सकते हैं। उसको आप अगर चाहें तो लक्ष्मीकांत में कोई ब्लैंक पेज लगा के केस वहीं के वहीं लिख दीजिए टॉपिक के साथ, तो वो आपको याद रहेगा। इसके अलावा पॉलिटी के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिकली बोलूं तो वही एक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन और कर लेंगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा। अब जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आते बुक से ही हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज स्पेसिफिकली कोई अगर मैं कहूँ बुक जहां से वो उठ करके आए हूँ सवाल, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। इतने रिसोर्सेज से आपका काम बन जाएगा। मेंस में थोड़ा सा आपको एनालिटिकल और होने की जरूरत है। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डेली थोड़ा सा एडिटोरियल से टच रखते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी और फिर मेंस का कंपाइलेशन आपका काम कर देगी। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा, तो आपको समझ में आता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली मैंने हर टॉपिक में लगाए हैं, चाहे वो कोई भी हो। 10 साल के प्रीलिम्स और कम से कम 5 साल के मेंस। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है। तो वो मैं वहां से समझती थी कि किस तरह से पूछा जा सकता है, मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर इतना आपने किया हुआ है तो आई थिंक हो जाना चाहिए, इतने में हो जाता है। डेफिनेटली। नाउ मूविंग टू मेंस पेपर 2 जनरल स्टडीज ब्लॉक 2, जहां पर एक गवर्नेंस के नाम पर वेलफेयर प्रोटेक्शन, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, फिर एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सब चीजें। तो इसे आपने कैसे हैंडल किया मैम? सर पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, एचडीआई एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये पूरा जो है एक ब्लॉक है। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म अलग ब्लॉक में है, ये पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन वाले एक अलग ब्लॉक में है, जो इकोनॉमिक्स के हैंडआउट्स हैं आपके कोर्स के। ये मैंने वहीं से उठाए थे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि मैं समझ सकूं कि उसमें क्या और एडिशन की जरूरत है। तो मैंने ये पाया कि थोड़ा सा एक मल्टी डायमेंशनैलिटी हो, कि आप प्रॉब्लम्स को समझ पाए, सोल्यूशंस को समझ पाए। अब सोल्यूशंस में क्या, इकोनॉमिक सर्वे ने कोई ऑब्जर्वेशन दे दी, वो भी एक सोल्यूशन का पार्ट हो गया, या जो स्कीम्स है नई जो लॉन्च हुई है वो एक पार्ट हो गया। और प्रॉब्लम्स को भी अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा अगर आप इकोनॉमिक्स में एक और बुक है क्लास 11th की एनसीईआरटी, जी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे लैंग्वेज समझ में आती है लिखने की। उसमें भी पॉवर्टी, हंगर, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है। वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी आंसर राइटिंग के तरीकों में। और बाकी कंपाइलेशंस में भी जो सोसाइटी के कंपाइलेशंस आते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। मेंस की कंपाइलेशन में वो, प्रीलिम्स के लिए तो ये जितनी फैक्चुअल चीजें वो आपको इन्हीं सब रिसोर्सेज से मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स का कोई एक कंपाइलेशन, क्लास 11th की एनसीईआरटी, और इकोनॉमिक्स का वो जो हैंडआउट में ब्लॉक रहेगा वो आप देख लीजिएगा। मेंस के लिए आपको मेंस का जो कंपाइलेशन होगा उसमें वो देते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन उस तरह से। अपने पॉइंट जरूर ऐड करिए। अपने पॉइंट्स कैसे करेंगे, आपने साल भर पढ़ाई की है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, तो उन पॉइंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखना है। वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन में भी जो स्कीम्स वाला पोर्शन है, वो मैं करती थी, एक हैंडआउट से स्कीम्स वगैरह ले लिया, जो भी फैक्चुअल एनालिसिस रहता है, और बाकी वही सोसाइटी का हैंडआउट, वो सिमिलर ही है कहीं ना कहीं, तो वो सिमिलर रहेगा। अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए, तो ई गवर्नेंस मैंने पूरा टोटली इंटरनेट रिसोर्सेज से पढ़ा है। सीधे जाके गूगल किया ई गवर्नेंस यूपीएससी, जो कुछ भी उसमें निकल करके आया, 2-3 वेबसाइट्स आएंगी उसमें, जो आपको समझ में अच्छी लगे, क्वालिटी लगे, उसको पढ़ लिया। और बहुत बेसिक कि ई गवर्नेंस है क्या, ई गवर्नेंस के कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन से और लिए जाने चाहिए, और आपका विजन क्या है। इस लाइन पे मैंने ई गवर्नेंस को पढ़ा। अकाउंटेबिलिटी वो एथिक्स का जो टॉपिक है वहां से कवर हो जाता है, और जो ई गवर्नेंस में इनिशिएटिव्स हैं वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के लिए ही लिए गए हैं, तो उसको मैं कनेक्ट कर लेती थी।
एनजीओ, प्रेशर ग्रुप और ये सिविल सर्विसेज का पोर्शन ऑलरेडी एक तो लक्ष्मीकांत ने थोड़ा सा दिया हुआ है प्रेशर ग्रुप्स वगैरह के बारे में, वहां से थ्योरी का पोर्शन ले लिया। और बहुत अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो करंट अफेयर के कंपाइलेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से समझ बिठाई कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनजीओ में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टाइप की क्वेश्चंस, माइक्रो फाइनेंस टाइप के क्वेश्चंस, वो सब पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक ऐसा लगता था कि किताबों में नहीं है, तो सीधा गूगल एनजीओ यूपीएससी या सेल्फ हेल्प ग्रुप यूपीएससी, जो कुछ नीचे आएगा उसमें से 2-3 को छांट करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा एक स्मार्टनेस की जरूरत है। अगर आप हर चीज सोचें कि वो पूरी तरह से किताबों से ही आप डायरेक्ट निकाल के लिख दें, तो बस थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाइए, बेसिक बुक्स के साथ इनको सप्लीमेंट करिए, हो जाएगा। Yes, that is correct. The next block is international relation. ये देखते हैं, then we'll take a small break. इंटरनेशनल रिलेशन इस साल तो प्रीलिम्स में कुछ प्रश्न नहीं आए, लेकिन मेंस के अंदर जो चीजें होती है, आउट ऑफ 250 मार्क्स इन मेंस पेपर 2, नेबर्स, नॉन नेबर्स, डायस्पोरा, इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड अग्रीमेंट, ओवरऑल ये सीन रहा। सो हाउ यू अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वंस अगेन, एक तो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, कोई फॉरेन डिप्लोमेट नहीं है आप। तो हर छोटी छोटी डिटेल्स के पीछे नहीं भागना है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के वर्ल्ड में क्या हो रहा है और एक थोड़ी सी बैकड्रॉप कि इंडिया पे उसका क्या असर पड़ सकता है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो इस अप्रोच के साथ पढ़िए। नोट्स बहुत ज्यादा बनाने के पीछे नहीं पड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर मैंने एक उठाई कंपाइलेशन, और कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की, क्योंकि जो रिसेंट में है वहां से आपको सारा फैक्चुअल एनालिसिस मेरे को मिल गया। मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं, मुझे अगर कोई एक तो मेंस की कंपाइलेशन मिल ही जाएगी, उसमें बेसिक सारा कवर होगा 1 साल का और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया होगा। इसके अलावा जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इंडो पैसिफिक है, क्वाड है, WTO, WHO इस बार, उसके लिए RSTV का जो द बिग पिक्चर आता है उसमें टॉपिक वाइज आप देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब से। तो मैं वीडियो नहीं देखती थी, मुझे लगता था वीडियो को मेरे को पढ़ने में, सुनने में टाइम लगता है और मैं उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाती हूँ, ना मैं नोट मेकिंग कर पाती हूँ। तो कई वेबसाइट्स इसकी समरी डाल देती हैं सीधे अपनी वेबसाइट पे। तो मैं जाके प्लेलिस्ट चेक किया, अगर क्वाड है, इंडो पैसिफिक है, कुछ है तो उसका डेट नोट कर लेती थी, जाके समरी चेक करती थी, उस समरी में से मैं कॉपी पेस्ट करती थी वर्ड में और सारा इररेलेवेंट मटेरियल हटा देती थी। तो फिर जो बचता था उसको मैं हैंड राइट करती थी अपने खुद के जो कंपाइलेशन है। एक चीज और ऐड करती हूँ, जो भी मैं कंपाइलेशन प्रिंट आउट लेती थी, एक साइड हमेशा ब्लैंक रखती थी ताकि मैं उसमें अपने खुद के इनपुट्स ऐड कर सकूं। तो जो मेंस के लिए है, मेंस का कंपाइलेशन लिया, एक साइड ब्लैंक है, तो जो भी RSTV की समरी में से चीजें निकल के आई उसमें जाके तो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ऐड कर दिया। अब RSTV की समरी में भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, तो आप रिसेंट के देखिए, अगर क्वाड है तो क्वाड का जो रिसेंट वाला जो उनका सेशन रहा हो उसकी समरी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल रिलेशन से अच्छे डीपली क्वेश्चन आने लगे हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। इतना करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप बेसिक जो ग्रुप एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो कंपाइलेशन में सब दिया रहता है। मतलब मैंने तो मेहनत करने के बाद भी यही देखा कि जो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज मटेरियल है उसको देख लीजिए। मैप्स पे थोड़ा सा ध्यान हो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मैप आते हैं, कोई एरिया अगर न्यूज में है तो उस पे क्वेश्चन, जैसे G20 पे आया था इस बार मेंबरशिप को लेकर के, मेरे ईयर में 2020 में, तो उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान रहेगा तो मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे कवर हो जाएगा। जी, सही कहा आपने कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। पूरी RSTV कंप्लीट प्लेलिस्ट पढ़ने का असल में टाइम बचता भी नहीं, बिकॉज हार्डली 200 लेफ्ट। सो टेक्स्ट समरी उसको देखा जाए सिलेक्टिवली, और जैसे मैम ने बनाया ऐसा सिलेक्टिव अपना मटेरियल उसमें से आप निकाल सकते हैं। अब तक हमने देखा ये हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ऑल द वे पेपर 2, मेंस पेपर 2 तक हम पहुंचे। आगे का मुद्दा अब हम जाते हैं पेपर 3 के लिए, जिसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें आती है। तो प्रीलिम एंड मेंस के लिए क्या क्या, स्टार्टिंग विथ इकोनॉमी। इकोनॉमी में इस बार देयर वर सम 14 क्वेश्चंस, ज्यादातर थियरी के प्रश्न थे। उसमें भी इंटरनल सब हम डिवाइड करें उसे, बैंकिंग फाइनेंस में से ज्यादा प्रश्न आते हैं, बाकी सब के अंदर मिक्स्ड बैग था। ओवरऑल कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा इजी टू मीडियम ही पेपर था। तो ये बात हुई प्रीलिम्स की। मेंस के अंदर हम बात करें, मेंस पेपर 3 ब्लॉक 1 इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, फिर बजटिंग का मुद्दा,
लिबरलाइजेशन की इम्पैक्ट, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सो मैम ये तो एक बात हुई, और बाद में आगे एग्रीकल्चर एमएसपी, दैट इज सेपरेट सेगमेंट। सो हाउ यू प्रिपेयर दिस इकोनॉमी? मैम आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, नॉट येट। मैं टीम को कांटेक्ट करता हूं कि आवाज नहीं आ रही है। मैम आपको प्रत्युष ने कॉल किया है इसके बारे में, प्लीज पिक अप द कॉल। तो उसमें आ रहा है सेटिंग अप योर लाइव क्लास। मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आएंगे। जी हाँ, अभी आ रहा है आवाज। जी जी ओके, आई डिस्कनेक्ट द कॉल। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 2 रिसोर्सेज बताए। अभी सर क्लियर है, ऑडिबल बिल्कुल? जी हाँ, ब्रेक के बाद से अब तक आवाज नहीं आ रही, सो कुड यू प्लीज रिपीट द थिंग्स दैट यू हैड सेड? मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कहा कि मेरे 2 रिसोर्सेस रहे हैं। एक तो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक, वो आपको वोकैबुलरी सिखाती है, एक पूरा टाइमलाइन बता देती है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ऐसे के लिए बहुत काम की किताब है। और इसके अलावा मैंने जो कोर्स किया था, मैं बता चुकी हूँ, विन 21 वाला पूरा वो सीरीज और पूरे अपडेट्स जो रहते थे वो मैंने फॉलो किया। इसके ये मेरे लिए प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट था, इतना सफाइस कर गया था। और जब एग्जाम्स थोड़े से पोस्टपोन हुए थे क्योंकि वो कोविड वाला टाइम था, तब जो बचा हुआ पोर्शन था उसके लिए मैं गई, मंथली करंट अफेयर्स की मैंने उठाई 2-3 महीने की मैगजीन, उसमें से सिर्फ मैंने इकोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया ताकि वो थोड़ा सा अपडेट रहे, क्योंकि एग्जाम डिले हो गए थे और मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो करंट अफेयर्स छूट ना जाए। तो एक तो ये वाला पोर्शन था। इसके अलावा मैंने ये जो रिसोर्सेस हैं इसके मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए अलग से। जो हैंडआउट थे उसको तो मैं एज इट इज फोल्डर में लगा करके उसी में अंडरलाइन हाईलाइट वो सब करती रहती थी। मैंने उनके भी जो प्रिंट आउट लिए थे वो एक साइड ब्लैंक और एक साइड प्रिंटेड लिए थे, ताकि मैं अपनी चीजें उसमें ऐड करती रहूं और वो कंसोलिडेटेड मेरे नोट्स बन जाएं। जो एनसीईआरटी 11th क्लास की है उसको मैं टॉपिक देखती थी कि वो कोर्स में कौन से टॉपिक से रिलेट होता है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि अगर कोर्स में पॉवर्टी चल रहा है और एनसीईआरटी 11th में कुछ पॉवर्टी पे दिया हुआ है, तो बिल्कुल उसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, कीवर्ड्स, वो निकाल के मैं वो ब्लैंक पेज पे लिख लेती थी। तो फिर मुझे आइडिया ये होता था कि एक जगह सारी चीजें इकट्ठी हैं, थोड़ा सा आपको इसमें प्री और मेंस का समझना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए 2 अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स यूज किए थे। मैंने ग्रीन कलर यूज किया था प्रीलिम्स के लिए, जो प्रीलिम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको ग्रीन से हाईलाइट करके रखा था। मेंस के लिए मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दिया था प्रीलिम्स वाली स्टेज पे। जब मेंस आया तो मेंस के लिए मेरे को 2-3 चीजें इसमें ऐड करनी पड़ी। जैसे मैंने आरएस टीवी की समरी की जो मैंने बताई प्लेलिस्ट आईआर के लिए, सिमिलरली अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इकोनॉमिक्स में जो बार बार न्यूज में रहता है, जैसे जीएसटी कॉम्पनसेशन पिछले बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, उसको जाके मैं सिर्फ वहां से देख लेती थी और पढ़ लेती थी। इनफैक्ट समरी पढ़ के पॉइंट्स निकाल के वो लिख लेती थी। वो मेंस में आपकी थोड़ी सी एनरिचमेंट करेगा आपके आंसर्स में। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स का जब इंटरव्यू होने वाला था तो जो लेटेस्ट बजट था
उसकी पीआईबी पे समरी आती है, इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है पीआईबी पे, और बजट की वेबसाइट पे आती है बजट एट अ ग्लैंस करके या बजट हाइलाइट्स ऐसा कुछ करके। लगभग 10 से 15 पेज दोनों के, तो टोटल 25 से 30 पेज हुए थे। वो मैंने पढ़े थे क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आई नहीं थी, और मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू में वो बीच बीच में से भी पूछ लेते हैं, तो वो 2 चीजें मैंने इंटरव्यू स्टेज में ऐड ऑन की थी। इतनी सारी चीजों से आपका काम हो जाएगा। जो हैंडआउट्स है उसमें से मेंस का पोर्शन आपको अलग से समझ में आ जाएगा। कहीं वो इकोनॉमिक सर्वे की ऑब्जर्वेशन देने लगते हैं, बजट में बता देते हैं कि ऐसा ऐसा किसी टॉपिक में है। जब मेंस होने थे तो प्री और मेंस के बीच में जब मैंने दोबारा ये हैंडआउट्स रिवाइज किए, तो अपना खुद का मैंने जो एक रजिस्टर लिया था, मैं उसमें कीवर्ड लिखती जाती थी। कई सारे पोर्शन ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शेयर मार्केट वाला पोर्शन हो गया या वो सब चीजें, तो उनको तो बस पढ़ के छोड़ दिया। मगर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्ट बना ली स्कीम्स की एक जगह, वो स्कीम को एक्सप्लेन करें वो अलग बात है, लेकिन ताकि मैं एक जगह से रिवाइज कर सकूं। कैशलेस इकोनॉमी है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैंने एक जगह थोड़ा शॉर्ट में लिख लिए, ताकि कोट करने में आसानी हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिस। और चूंकि हैंडआउट शुरू से पढ़ा हुआ था, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी नहीं हुई ये काम करने में। पढ़ती थी, मेंस का मटेरियल सेग्रीगेट करती थी और बहुत शॉर्ट में कीवर्ड्स लिख लेती थी। तो इतना करने से मेरे हिसाब से तो काम बन जाना चाहिए। जी जी जी, इकोनॉमी के अंदर मैम ने जो बताया क्लास 11 एनसीईआरटी, वो बहुत ही उपयोगी है अपनी। ये बात हुई इकोनॉमी की। द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक तो मेंस पेपर 3 का ब्लॉक 2 अगर हम कहें तो लैंड रिफॉर्म्स, जो कि हर साल वैसे पूछ नहीं रहे, क्रॉपिंग पैटर्न जो आजकल थोड़ी ज्यादा पूछ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पीडीएस वाला मसला, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, वो भी हिट एंड मिस केस है, कुछ बार पूछते हैं कुछ बार नहीं पूछते। फूड प्रोसेसिंग पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस आ रहा है, दैट इज फॉर मेंस एग्जाम। एनवायरमेंट वाली स्लाइड में इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन दिखाना है। हाँ, तो प्रीलिम्स के अंदर मित्रों 100 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, और उसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे एनवायरमेंट से और 7 प्रश्न थे एग्रीकल्चर से, और उसके भी अंदर सब इंटरनल ब्रेकअप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, माय क्वेश्चन टू यू इज, ये एग्रीकल्चर एमएसपी लैंड रिफॉर्म ये पूरा ब्लॉक कैसे कंप्लीट करें? एग्रीकल्चर में मेरे हिसाब से 2 डायमेंशन है, एक थोड़ा सा जोग्राफिकल डायमेंशन और एक है इकोनॉमिक डायमेंशन। तो ज्योग्राफी वाले डायमेंशन के लिए जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें एक चैप्टर ही है ये क्रॉप्स को लेकर के। उन्होंने क्रॉप्स के बारे में बताया है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। तो मैंने उस चैप्टर में, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी पढ़ने में, तो मैंने एक तो जो मैप्स हैं एनसीईआरटी में उनको थोड़ा अच्छे से स्टडी किया और एक टेबल बना ली। क्रॉप का नाम, कहाँ वो होता है, किस तरह की सॉइल वैरायटी है, कोई स्पेशल रिमार्क्स। तो उस टेबल को रिवाइज करने से, क्योंकि 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन उसी पे था, क्रॉपिंग पैटर्न पे ही था, उसको आप देख लीजिए। इस तरह से आपको मदद मिलेगी क्रॉप्स याद करने में। ये ज्योग्राफिकल डायमेंशन हो गया। जो इकोनॉमिक है, स्कीम्स वगैरह है, वो इकोनॉमी का जो हैंडआउट है उसमें एक पोर्शन एग्रीकल्चर का है। फूड प्रोसेसिंग के लिए आपकी वेबसाइट पर एक सीरीज है, तो उसमें से मैंने कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट मतलब इवन फूड प्रोसेसिंग थोड़ा सा हैंडआउट में भी दिया हुआ है, डेफिनेशन वगैरह, उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने पढ़ी थी। फूड प्रोसेसिंग की लोकेशन वगैरह पढ़ी थी, और फिर जो स्कीम्स हैं वो मैं उसमें अपडेट करती रहती थी कि नई कौन सी स्कीम आ रही है। और फिर थोड़ा सा सोचिए ब्रॉडली कि जैसे क्वेश्चन आया था, स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या हो रहा है, क्या और करने की जरूरत है, उस लाइंस पे सोचेंगे तो फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा। ज्यादातर प्रीलिम्स में तो वो फोकस करते हैं स्कीम्स वाले पार्ट पे। आजकल लैंड रिफॉर्म, जैसे आपने कहा कि एक बेसिक अगर आपको आइडिया है, इश्यूज अगर आपको मालूम है कि लैंड को लेकर के क्या इश्यूज हैं एग्रीकल्चर में, तो काम बन जाएगा आपका। जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नॉट ओनली ई टेक बट एनीवे नई, जैसे इस बार कुछ वो नो प्लोइंग एग्रीकल्चर या इस तरह की कुछ आती हैं, वो कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल लगती है तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोचिए आप। जैसे प्लोइंग वाला था वो जो 2020 में था, 2020 का रेफरेंस थोड़ा इसलिए ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि खुद दिया था तो एनालिसिस बेटर है मेरा। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप, हाँ जीरो टिलेज किसी ने कमेंट में लिखा हुआ है, जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि वो जीरो टिलेज है, जैसे ज्यादा टिलेज करने से सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होता है, या सॉइल की कुछ उसमें, तो जरूर ये कुछ सस्टेनेबल रहा होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको आप टैकल कर लेंगे। अलग से जाकर के अब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या हो रहा है।
एग्रीकल्चर मैंने एक काम और ये किया था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की। आगे का मुद्दा अब हम जाते हैं पेपर 3 के लिए, जिसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें आती है। तो प्रीलिम एंड मेंस के लिए क्या क्या, स्टार्टिंग विथ इकोनॉमी। इकोनॉमी में इस बार देयर वर सम 14 क्वेश्चंस, ज्यादातर थियरी के प्रश्न थे। उसमें भी इंटरनल सब हम डिवाइड करें उसे, बैंकिंग फाइनेंस में से ज्यादा प्रश्न आते हैं, बाकी सब के अंदर मिक्स्ड बैग था। ओवरऑल कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा इजी टू मीडियम ही पेपर था। तो ये बात हुई प्रीलिम्स की। मेंस के अंदर हम बात करें, मेंस पेपर 3 ब्लॉक 1 इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, फिर बजटिंग का मुद्दा, लिबरलाइजेशन की इम्पैक्ट, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सो मैम ये तो एक बात हुई, और बाद में आगे एग्रीकल्चर एमएसपी, दैट इज सेपरेट सेगमेंट। सो हाउ यू प्रिपेयर दिस इकोनॉमी? आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर प्रीलिम्स में तो प्रश्न 15 से 20 आते ही रहते हैं। इस बार 20 क्वेश्चंस वर देयर, और वापस से वही अबाउट अस और ऑर्गेनाइजेशन वाली अतरंगी चीज शुरू की। फ्लोरा फोना में से काफी सारे प्रश्न आए थे, उसमें से कुछ ऐसे थे जो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की जो बायोलॉजी की किताब, उससे हैंडल किए जा सके। पॉल्यूशन, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल वगैरह। ओवरऑल मीडियम टू टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पर्टिकुलरली जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर, बीएससी, वो सब में नहीं है। सोर्सेज के रूप में आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस बार जो पेपर आया, ज्यादातर हमें दिखे कि 14 क्वेश्चन तो रैंडम सोर्स से, नेट से निकालो और निकलता है। बाकी जो ट्रेडिशनल किताबें थी उसमें शंकर, लेकिन शंकर के आजकल वो थोड़ा कम मुझे उपयोगिता दिखी। एक ही प्रश्न उसमें से हो सका, ब्लू कार्बन के बारे में कुछ पूछा था। एनसीईआरटी वाज यूजफुल, पर्टिकुलरली फ्लोरा फोना के बारे में जो था। मुझे किसी प्रोफेसर ने कहा कि इस बार जो चीजें आई है, एक आप किताब देखो, कॉलिन टाउनसेंड। तो जैसे कि वो लीफ लिटर डिकम्पोजिस कैनोपी विकेरियसली, वो पूरी जो पैसेज थी तो उन्होंने ये किताब से वो उठाई थी। फिर एक और प्रश्न पूछा 2021 प्रीलिम्स में, सवाना में क्यों पेड़ कम होते हैं, देन उसके कारण, तो वो उसने वहां से दिस आर स्पेसिफिक 1 2 3 बोल के, और फिर फायर ग्रेजिंग, हर्बीवोर, सीजनल रेनफॉल। तो ये एक मतलब हर बार जो प्रीलिम्स होती है पिछले 2 साल से, वेरी टफ क्वेश्चन पेपर, सर बताइए हमें कौन सी गुप्त किताब है। एक गुप्त किताब इस बार एक कुछ दिखी, कुछ 6-7 सवाल इसमें से, एसेंशियल ऑफ इकोनॉमी, इकोलॉजी। लेकिन आई हेजिटेट इन रेकमेंडिंग सच बुक्स। उसके 3 कारण है। पहला, ये ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ के जाए तो ही सॉल्व कर पाए, क्योंकि आप एनसीईआरटी, एनआईओएस, जीसी लियोंग वगैरह की समझो तो भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये सब तो सवाना ग्रास में क्यों होता है, कर सकते। दूसरा, ऐसी कोई एक किताब इस बार मिल जाए, पिछली बार भी फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ ऐसा पूछा था अतरंगी, जो कोई एक रैंडम बुक में था, रूटीन में नहीं था, बट देन देयर इज नो गारंटी रिपीट सक्सेस की उसी बुक में से वापस वो चीजें आती रहेंगी। एंड थर्ड, पर्सनली आई फील हेजिटेंट रिकमेंडिंग सच बुक, क्योंकि ये वाली चीज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये तो इम्पोर्टेड करीब 10,000 रुपीज की आती है, वो तो कॉलेज प्रोफेसर के पास थी, उसने मुझे सब दिखाया था। खैर, तो जो मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि टेल अस समथिंग सीक्रेट, कौन सी सीक्रेट किताब है, लेकिन ये सब ऐसा होता है जो असल में इट गिव्स लेस बेनिफिट फॉर द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस, जो एनवायरनमेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस के अंदर, मेंस पेपर 3 ब्लॉक 3 एनवायरनमेंट और डिजास्टर और साइंस वाली चीजें, तो उसमें एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन और वो सब चीजें, एंड देन डिजास्टर के बारे में तो काफी सारे प्रश्न पिछले 2 साल से मेंस पेपर 3 में तो आ ही रहे हैं। सो मैम, हाउ यू अप्रोच दिस एनवायरनमेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? एनवायरनमेंट की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का पार्ट 2, उसमें एक चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके। उसमें बेसिक कंसेप्ट, ये स्मॉग क्या है और पोल्यूटेंट्स क्या है, वो सब बताया गया है। और 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनके कीवर्ड्स को समझ लेना है। इसके अलावा मैंने एक कंपाइलेशन ली थी करंट अफेयर्स की, आपको जिस साल की मिले आप उठा लीजिए। उसमें फायदा ये है कि जो भी अभी रेलेवेंट चीजें हैं वो उसमें से आपको की टर्म्स मिल जाएंगे। उसको मैं गूगल कर लेती थी। मैंने जो भी एक कंपाइलेशन ली, फिर वही कि एक पेज ब्लैंक, एक पेज प्रिंटेड। अगर उसमें कोई वर्ड है बासल नॉर्म्स, तो मैं जाकर के उसको देखूंगी कि ये बासल नॉर्म उसमें इकोनॉमी वाले नहीं, ये एक एनवायरनमेंट में भी होता है वेस्ट के मूवमेंट को लेकर के। तो मैं उसको जाके गूगल कर लूंगी, बासल एग्रीमेंट या बासल रूल्स करके यूपीएससी, उसको शॉर्ट में वहां पे लिख लिया। अगर कोई वर्ड आया कि क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुछ भी,
सीधे गूगल किया, लिख लिया, क्योंकि एक जगह इसके रिसोर्सेस मिलना मुश्किल है। शंकर आयस सर की बुक थोड़ी सी मुझे बल्की लगी थी, तो मैंने वो नहीं की। मुझे ऐसा लगा उसमें से मुझे बहुत ज्यादा छांटनी पड़ेंगी चीजें। उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि कोई कंपाइलेशन लेकर के उसके कीवर्ड स्टडी कर लिए जाएं, तो मैंने वो फॉलो किया। अगर आपको कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम लगती हो कि एनवायरमेंट का कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं तो यूट्यूब पे जाके कोई उसके एनिमेटेड वीडियोस कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, वो देख लेती थी सिर्फ समझने के लिए। तो वो इरोजन है या कुछ है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और एनवायरमेंट में भी थोड़ा मैपिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्योग्राफी से लिंक करके करिएगा कि कहाँ कौन सा नेशनल पार्क है। अगर नेशनल पार्क है उसकी कोई स्पेशलिटी हो, खासकर अगर न्यूज में बना रहता हो तो उसको देख लीजिए। एनवायरमेंट मेंस के लिए मेंस का कंपाइलेशन कोई सा भी ले लीजिए। उसके अलावा एनवायरमेंट में थोड़ा सा आपकी खुद की जो रीडिंग रहेगी, साल भर की आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, वो बहुत काम आएगी। अगर क्वेश्चन जैसे इस बार तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे था और एक था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे। इस तरह के क्वेश्चन आप यूजुअली कर लेंगे इन रिसोर्सेज के साथ। तो एक और एनवायरमेंट में प्रीलिम्स में थोड़े से क्वेश्चंस रैंडम भी लगते हैं कई बार, जो कहीं पढ़े हुए से नहीं लगते, कुछ नई नई चीजें लगती हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा। अगर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है तो सोचिएगा, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, मैंने तो ये पाया कि अगर वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो ज्यादातर वो सस्टेनेबिलिटी की राह पे रहते हैं। तो उस थोड़ा सा सेंस के साथ सोचिए, थोड़ा सा एलिमिनेशन का काम करिए, तो इससे आपको एनवायरमेंट करने में हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी डिटेल्स के पीछे मत भागिए। जैसे सर ने बताया कि कोई एक किताब से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उठा के वो किताब मत करिए, ये बेसिक्स जरूर कवर कर लीजिए, कम से कम बेसिक गलत ना हो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो छोड़ भी देंगे तो उतना मुझे नहीं लगता फर्क पड़ेगा, मगर बेसिक आपके बिल्कुल थरो होने चाहिए। ये जो कीवर्ड्स आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स में से, उसको छांटिए, उसको अच्छे से पढ़िए, और बस इतने में एनवायरनमेंट हो जाता है। डिजास्टर का हमने पहले ही डिस्कस किया, तो मेरा अप्रोच सेम था, मैं वो पेपर वाइज मैंने उसको सेग्रीगेट नहीं किया था। डिजास्टर अगर वहां पढ़ा था तो उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे भी पढ़ा था, वो सेम था। साइंस एंड टेक में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण एक लेवल ऑफ कंफर्ट तो था, लेकिन उसके लिए भी मैंने करंट अफेयर की कंपाइलेशन उठाई थी, जिस ईयर की अवेलेबल हो अभी लेटेस्ट वो उठा लीजिए। उसमें भी मैं कीवर्ड एनालिसिस करती थी। जैसे इसरो का कोई मिशन है, अब उसमें दिया हुआ है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वो गूगल कर लिया, उसको मैंने समझ लिया। कोई नासा का मिशन आ रहा है, तो इस तरीके से साइंस एंड टेक को समझिए। कंसेप्ट को समझने के लिए आप यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस देख सकते हैं, इतने से साइंस एंड टेक हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो उसके लिए भी एनिमेटेड वीडियोस बहुत अच्छे तरीके हैं, बायोटेक पे क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी होना जरूरी नहीं है बायोटेक समझने के लिए, जितना आप लोगों को, मतलब जितना इंजीनियर्स को या डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, उतना ही किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछते हैं, ये एक नॉर्मल व्यक्ति की अप्रोच से पूछते हैं। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप साइंस एंड टेक को भी टैकल कर लेंगे। मेंस के लिए साइंस एंड टेक को डायमेंशनली सोचिएगा कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो सोसाइटी में कैसे, वही इकोनॉमिकली कैसे हेल्प कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे, एजुकेशन में, हेल्थ में कैसे, विमेन में कैसे, एग्रीकल्चर में कैसे। इस तरह से अगर सोचते हैं तो आपको मेंस में काम हो जाएगा। इस बार नैनो टेक्नोलॉजी आई, उसको हेल्थ से लिंक कर दिया, कई बार एग्रीकल्चर से टेक्नोलॉजी को लिंक करते हैं। तो बिल्कुल ये ब्रॉड जो पैरामीटर्स हैं उससे लिंक करते हुए चलेंगे तो आप मेंस के क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। जी मित्रों, सही बात कही मैम ने एकदम ही, कि जो साइंस टेक पोर्शन हमको करना है, जो अलग अलग कंपाइलेशन इसरो, नासा, बायोटेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और डायमेंशन के हिसाब से खासकर मेंस में उसे करा जाए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, नैनोटेक, तो कुल मिलाकर आसपास ही में सब बातें होती है। सो यू कैन मैनेज दैट वन। एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ मैं। देखिए, हर व्यक्ति का जो इस एग्जाम में बैकग्राउंड है वो अलग है। कोई ऐसा आता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी से वो कंफर्टेबल है, भाई जो इंजीनियरिंग से आता है तो साइंस एंड टेक में कंफर्टेबल है। तो आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में तो हेल्प करेगा, बाकी एरियाज में वो आपके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यकीन मानिए 90% दूसरे लोग भी वही सब पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो बैकग्राउंड को कोई बाधा मत समझिएगा, वो कहीं ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर ही रहा है। सही बात है मित्रों। और वैसे भी अब तक हमने जो ये प्रोग्राम के अंदर मैम ने बताया, ऐसी कौन सी किताब है जो हम नहीं जानते हैं? एवरी बुक इज ऑलरेडी नोन टू यू, यही लक्ष्मीकांत, यही स्पेक्ट्रम, यही एनसीईआरटी, लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ जो मैम ने किया है, ऐसा ही आप करें, इट विल हेल्प यू। सो दैट वाज साइंस टेक्नोलॉजी की आपने बात की। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट, सिक्योरिटी।
साइंस टेक्नोलॉजी में वैसे प्रीलिम में कैसे पूछा गया, ये वाली स्लाइड नंबर 55 में है, जो वीडियो के बाद आप सब विद्यार्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो द नेक्स्ट टॉपिक वाज सिक्योरिटी फॉर मेंस पेपर 3। तो डेवलपमेंट, एक्सट्रीमिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ डिड यू प्रिपेयर दिस? मनी लॉन्ड्रिंग वाला पोर्शन अगेन इकोनॉमिक्स के हैंडआउट में है, वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है, सारे उसके इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, वो अलग से कहीं नहीं किया। बाकी चीजों के लिए मैंने कंपाइलेशंस रेफर की थी, मतलब मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे कम टाइम में करना है, तो मैं चीजों को पढ़ के ऑर्गेनाइज करूं, इससे अच्छा है कोई दूसरा ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको अच्छे से पढ़ ले और उसी में अपनी चीजें आप ऐड करते जाएं। तो वहां से मैंने ये सारी चीजें पढ़ी थी। और कुछ अगर मुझे करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट मिलता था, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इतना कि मैं सोचूं कि ये चीज तो मुझे एज इट इज कोट करनी है, वो हार्डली महीने में आपको 3 या 4 बार ही मिलेगा। इस टॉपिक से अगर मैं बात करूं, कोई एग्जाम्पल मिल गया या कुछ ऐसा, तो वही कंपाइलेशन में ब्लैंक पेज पे जाके लिख दिया। ये चीजें प्रीलिम्स में तो आपको ज्यादातर स्कीम्स, मैप, इन चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। मेंस में थोड़ा सा वही कैसे सोचना है, अभी सिनेरियो क्या है सिक्योरिटी का, चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं, कौन से नए इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, और ओवरऑल आपका क्या विजन है इसको लेकर के। ये जो फॉर्मेट है, इससे कोई भी आंसर आप टैकल कर लेंगे, क्योंकि मेंस में इन्हीं सब 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, और थोड़ा मैप वगैरह बॉर्डर के लिए बनाएंगे तो वैल्यू एडिशन रहेगा जी। सो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन फॉर ऑल दिस ब्लॉक्स, और साथ ही साथ कोटेशन के लिए हम न्यूज़पेपर को देखते रहें, दैट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस। अब करंट अफेयर्स का ही नाम लिया तो अब तक हमने सारे सब्जेक्ट्स मींस पेपर 1, 2, 3 के देख लिए, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। अब आगे का प्रश्न जो सबके होठों पे एक ही बात है, ये करंट अफेयर्स का क्या करना है, ये कभी खत्म क्यों नहीं होता है, दिन में मैं कितना टाइम स्पेंड करूँ इस पे। कुछ बार ये हो रहा है यूपीएससी 2, 5, 15 साल पुरानी चीज पूछ रही है, न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ती हैं, हमने क्यों पढ़ना जरूरी है डेली बेसिस पे, या सिर्फ ये मंथली पीडीएफ चलेंगे, पढ़ ले तो नहीं चलेगा। सो दीज आर द जनरल क्वेश्चंस, इन सब का क्या जवाब है? सबसे पहले न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा था, पूरी तैयारी में पढ़ा था, एक ही पढ़ा था, मैंने द हिंदू पढ़ा था। एक्चुअली मैंने 7 दिन द हिंदू पढ़ा था, 7 दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, ये देखने के लिए कि मेरे टेस्ट को क्या सूट करता है। मेरे टेस्ट को द हिंदू ज्यादा सूट किया। अगर आपके टेस्ट को इंडियन एक्सप्रेस सूट करता हो तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये टोटली एक पर्सनल डिसीजन है, दोनों मत पढ़िए, वो सेम चीज रिपीट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, 2 अच्छे उसमें से कोई एक। फिर डेली कितना टाइम देना चाहिए, लगभग 60 टू 90 मिनट्स में मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी। शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आपको लग जाए 1.5-2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे, किसी को 2.5 घंटे लगेगा, पर ये सिर्फ शुरुआत में होगा जब चीजें नई नई होंगी। बाकी बाद में 60 टू 90 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन की आर्टिकल्स कितने हैवी हैं या पेपर कैसा है, वो पढ़ने में आपका टाइम जाना चाहिए। जब मैं पेपर पढ़ती थी, पेपर पढ़ने का तरीका शेयर करती हूँ, हाथ में पेन लेके पढ़ती थी। तो या अगर ऑनलाइन जब कोविड का वो लॉकडाउन वगैरह था तो फिर ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया था, तो हाइलाइटर वगैरह के टूल्स यूज किए, हाईलाइट करते हुए चलती थी। जब मेरा पूरा पेपर कंप्लीट होता था तो मैं एक बार पेपर पलटती थी और सिर्फ रिकॉल करती थी कि ये न्यूज में था, अच्छा ये था, इसमें ये था। वो हार्डली 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ा। नोट्स ऑलमोस्ट नहीं बनाए, बहुत रेयरली कभी होगा कि कोई एक आध चीज निकाली हो। मैंने कंपाइलेशन मंथली पढ़ी है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, तो उसको भी क्या करती थी कि अगर सब कंपाइलेशन में कुछ 120 पेज हैं तो डेली 4-4 पेज पढ़े, तो उस तरीके से उसको डिवाइड कर लिया। तो डेली न्यूज़पेपर यू शुड रीड, उससे वोकैबुलरी डेवलप होती है, सोचने का तरीका डेवलप होता है और आप एक रिदम में बने रहेंगे। डोंट सिंपली रिलाई ऑन मंथली करंट अफेयर्स। कई बार क्या होता है जब आप डेली कोई चीज पढ़ते हैं ना और एनालिसिस करते रहते हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि बहुत डिटेल में न्यूज आएगी, वो मेंस में हेल्प करेगा, ऐसे में हेल्प करेगा, सबकॉन्शियसली वोकैबुलरी डेवलप करेगा। फिर यूपीएससी 2, 5, 15 साल के पूछ रही है। मेरे हिसाब से अगर आप आज तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आज से पढ़ना शुरू करिए। पिछला न्यूज़पेपर तो भूल जाइए, वो जाने दीजिए। जब से शुरू करें न्यूज़पेपर तब से शुरू होगा। कंपाइलेशन लगभग आप चाहें तो 1 साल पुरानी, अगर जून 2022 का पेपर है तो आप मई 2021 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लगभग मई 2022 तक, लास्ट के मंथ की छोड़ सकते हैं। तो दिस वाज माय करंट अफेयर स्ट्रेटेजी। तो मित्रों, यहाँ पर मैम ने हमें बताया
दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो आपके टेस्ट को सूट करता है। दिन में कितना टाइम लगे, शुरू में ज़्यादा लग सकता है, बट देन 60 to 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो। पेन इस्तेमाल किया जाए, ई पेपर पढ़ रहे हैं, हाइलाइटर इस्तेमाल करो पीडीएफ में, और पढ़ने के बाद वापस रिकॉल करने की कोशिश करो पूरे न्यूज़पेपर में क्या समाचार थे। खुद से नोट्स जरूरत नहीं है बनाने की, कभी कभी बना सकते हैं। और मंथली पीडीएफ करंट अफेयर्स आप वो देखते हैं। सर जो नोट्स भी बनाने हैं वो आप प्री के लिए तो बिल्कुल मत बनाइए, मेंस के लिए कभी कोई एक एग्जांपल मिल गया जो आप ऐसे में लिख सकते हो, जैसे कि कोई एक कहीं किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है कि वो फिनोमिनल है, उसको अवार्ड किया जाए। जैसे महाराष्ट्र में किसी टीचर को अवार्ड दिया गया था प्राइमरी स्कूल में, उसको 1-2 लाइन में लिख लिया, वो कहीं एग्जाम्पल में कोट करने को मिलेगा। बाकी हर चीज को नहीं, आपके ऑप्शनल से, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई न्यूज है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, वो कहीं लिख लेती थी, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि कंपाइलेशन में कवर की जाए। अननेसेसरीली नोट मेकिंग से बचना है, और न्यूज़पेपर्स को कभी रिवाइज नहीं करना। पढ़ लिया, हल्का सा पढ़ने के जस्ट बाद हल्का सा रिकॉल कर लिया, दैट इज इट, दैट इज सफिशिएंट। नो नीड टू स्टोर द न्यूज़पेपर, नो नीड टू रिकॉल इट मल्टीपल टाइम्स। सही बात। अच्छा, इसी के साथ नोट्स आप कैसे बनाती थी? ये जो बाकी चीजों के लिए आपने बनाया, डिजिटल में, हैंड रिटन में, कौन सा आपने सॉफ्टवेयर यूज किया? मैंने ज्यादातर नोट्स हैंड रिटन ही बनाए हैं, वो मेरा लेवल ऑफ कंफर्ट है। बाकी कुछ नोट्स मैंने ट्राई किए थे शुरुआत में, तो मैंने वन नोट एक जो आता है एप्लीकेशन, वो यूज किया। लेकिन वन नोट मुझे कंफर्टेबल तो लगा यूज करने में, लेकिन जो मेरा एप्टीट्यूड था वो हैंड रिटन की तरफ थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने नोट्स हैंड रिटन ज्यादा बनाए हैं। जी, वही चीज है, कुछ लोग पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं। मित्रों, या तो हाथ से बने या सॉफ्टवेयर जो भी यूज करें, तो कोई एक पकड़ो। फिर ऐसा नहीं एक दिन वन नोट यूज किया फिर सपना आ जाता है कि एवर नोट यूज करूं, तो पूरी नोट्स की फॉर्मेट इधर से उधर कॉपी करने में बहुत सारी चीजें, वो बुलेट और ये सब मिस हो जाए। सो स्टिक टू व्हाटएवर यू आर यूजिंग, दैट इज वेरी। मैं एक कमेंट भी देख रही हूँ, उसमें वो किसी ने पूछा पीआईबी वगैरह, तो नहीं, मैंने कुछ ये पीआईबी वगैरह कुछ नहीं देखा। इतना इंपॉर्टेंट होगा तो कंपाइलेशन में आ जाएगा, उसके लिए मैंने कभी बॉदर नहीं किया। एकदम सही बात है मैम की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। वो तो सरकार की, उसमें डेली 50 अपडेट आती रहे, जो काम की होगी योजना, वो तो करंट अफेयर्स वाले ये सब उसके अंदर आ ही जाएगा। तो वही सब, वो छोटी छोटी चीजों को चेस करने के चक्कर में मेन चीज जो अपनी वो रह नहीं जानी चाहिए। नोट्स मेकिंग में एज मैम सेड, ये जो प्रीलिम्स की नोट्स नहीं बनानी है, ऐसे कोटेशन, केस स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन वगैरह के रिलेटेड कुछ चीजें हो तो हमने वो करना चाहिए। आगे का मुद्दा मैम, दैट इज मेंस पेपर फॉर एथिक्स। एथिक्स का ब्रेकअप वैसे उसे मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड करता हूँ, बेसिक थियरी, फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस और थिंकर्स, ये सब पहला ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक जिसके अंदर ये फैमिली, सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड वाली सब चीजें। फिर तीसरे ब्लॉक के अंदर सब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की थियरी, डायलेमा, कोड ऑफ कंडक्ट, चार्टर, करप्शन, आरटीआई, आईआर, वो सब चीजें। सो नाउ क्वेश्चन इज फॉर एथिक्स, आपने कौन कौन सी किताबें और रिसोर्सेज यूज किए? 2020 का जो पेपर था उसमें हम देखे केस स्टडी पहले से थोड़ी अलग थी, कि इंटरनेशनल रिलेशन, सीएसआर, डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आप बॉस हैं आप, तो ये सबको आपने कैसे हैंडल किया, और ये केस स्टडी के बारे में क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले रिसोर्सेज पे आते हैं। मैंने सीधे सिलेबस उठाया, कीवर्ड को हाईलाइट किया जो बुलेट पॉइंट्स में है, और गूगल कर लेती थी। अगर वर्ड है प्रोबिटी, तो प्रोबिटी यूपीएससी, जो उसमें निकल के आया उससे सिर्फ एक पेज का नोट बनाया। डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, और एप्लीकेशन। वो एग्जाम्पल एप्लीकेशन को सिमिलैरिटी ही रहती है। एप्लीकेशन कहाँ देखती थी, इकोनॉमी में कहाँ हो रहा है, पॉलिटी में कहाँ हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये कहाँ अप्लाई होता है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी में कहाँ अप्लाई होता है, विमेन में कहाँ अप्लाई होता है। ऐसे मल्टी डायमेंशनली उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन देखती थी। सिविल सर्विसेज के संदर्भ में या पब्लिक सर्विस के संदर्भ में थोड़ा सा ज्यादा उसको समझने की कोशिश करती थी। ऐसे मैंने सारे कीवर्ड्स किए, क्योंकि आपको एक जगह सारी चीजें मुझे नहीं मिली, जो मुझे बुक्स मिली वो थोड़ी सी मुझे हैवी लग रही थी, तो मैंने ऐसा अप्रोच किया थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली थिंकर्स भी, क्योंकि एथिक्स अब पुराना ही हो गया सब्जेक्ट, काफी टाइम हो गया इंट्रोड्यूस हुए, तो ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अब अवेलेबल है सब में। केस स्टडीज के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की सॉल्व्ड केस स्टडीज की बुक आती है, मैंने दिशा पब्लिकेशन की यूज की थी। एक्चुअली वो मुझे प्राइज में मिली थी, एक मेंस की क्विज थी उसमें, तो उसको मैंने पढ़ा था प्रीवियस ईयर के। उससे प्रीवियस ईयर इसलिए क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वो अननेसेसरी नहीं है। केस स्टडीज को हैंडल करना मैंने वहीं पे उन सॉल्व्ड पेपर्स से ये सीखा था
कि एक तो ये कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रहनी है क्वेश्चन में, लेकिन फिर मैंने कंक्लूजन जो अपना बनाया, कंक्लूजन मेरा रहता था आइडियलिस्टिक, मतलब मेरा विजन आइडियलिस्टिक है, लेकिन मैं सॉल्यूशंस आपको प्रैक्टिकल दूंगी। जैसे कभी डिफेंस पीएसयू का जो क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है, मैंने उसमें प्रैक्टिकल दे दिए कि भाई ये एथिकल है कि हम किसी देश को अगर वेपन ट्रेड कर रहे हो तो हमारा इंटेंशन इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होना चाहिए, रीजनल सिक्योरिटी हमारा इंटेंशन हो, वो जो एंड यूज है उसको हम ध्यान में रख करके करें। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स दिए और लास्ट में कंक्लूजन में, अच्छा एथिक्स में कोटेशंस बहुत यूजफुल होती हैं, छोटी छोटी कोटेशन आप इकट्ठी कर लीजिए जनरल चीजों पे कि करप्शन हो गया, जो इसके टॉपिक्स हैं उसी पे इकट्ठे कर लीजिए। तो इन्होंने उसमें कंक्लूजन में लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वायलेंस इज अ मेसी वेपन, और फिर थोड़ी सी राइटिंग स्किल यूज की, पीस बिल्ट अपॉन द बैरल ऑफ अ गन इज अ फ्रेजाइल पीस, अल्टीमेटली कॉपरेशन इज व्हाट वी शुड बी डिजायरिंग, सो वेपन ट्रेड इज ओनली शॉर्ट टर्म फेज ऑफ इन दी, ऐसा कुछ करके, मतलब एक वही कि मैं वेपन फ्री वर्ल्ड का विजन रखती हूँ, वो केस स्टडी में हेल्प करेगा। एक चीज उसमें और भी थी, थोड़ा माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है, जो एक केस स्टडी आई थी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, वो प्लास्टिक वर्क्स वाली। हाँ जी। तो उसमें थोड़ा सा सोचेंगे ना कि जैसे वो एमएलए को अप्रोच किया तो एमएलए ने काम कराया, तो अगर वो नहीं अप्रोच करता या नहीं पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते तो, मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो ना कि हर व्यक्ति जा करके खुद कर सके, एक व्यक्ति विशेष से डेवलपमेंट ना हो, कम्युनिटी खुद अपना डेवलपमेंट कर पाए, ऐसे रिसोर्सेज हम दें, तो वो आपको एक विजन आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे कि आप कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, अपना फोकस इंस्टीट्यूशन पे रखिएगा, व्यक्ति विशेष पे नहीं कि कोई एक व्यक्ति आके सब चीजें बदल दे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सजेस्ट करिए, इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट सजेस्ट करिए, ग्रास रूट पे एम्पावरमेंट की बात कीजिए कि हर लास्ट व्यक्ति एक्सेस कर पाए। इन चीजों के अलावा मैंने वन नोट पे नोट्स अवेलेबल हैं तन्मय वशिष्ठ शर्मा सर के, वो 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने वो पब्लिक डोमेन में शेयर किए हुए हैं, उनको मैंने यूज किया था। उन्होंने पॉइंट वाइज एआरसी जो रिपोर्ट है, क्योंकि एआरसी रिपोर्ट पढ़ने जाओ तो थोड़ी सी हैवी लगती है, उन्होंने उसकी समरी बना रखी है। तो ये सब मेरा खुद का एक थोड़ा सा जुगाड़ वाला चीज था जो मैं करती रहती थी एग्जाम के टाइम पे कि कहीं से कुछ अच्छा ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल जाए। तो मुझे सर का कंटेंट मिल गया था, करप्शन और सिविल सर्विसेज, ट्रांसपेरेंसी, उनने सब पे छोटे छोटे एआरसी रिपोर्ट के नोटिंग दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन एआरसी रिपोर्ट पे नहीं आएगा कि व्हाट एआरसी रिपोर्ट सेज अबाउट दिस, क्वेश्चन जेनेरिक होगा, आप एआरसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। ये मेरी ओवरऑल एथिक्स की स्ट्रैटेजी रही। और केस स्टडी वही प्रीवियस ईयर की केस स्टडी, डेली 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, धीरे धीरे बढ़ाना, और 15 मिनट में फिर एक केस स्टडी को लिख के फिनिश करना। जी एक चीज और, एथिक्स की आंसर राइटिंग में एग्जांपल्स जरूर दीजिए, कोई कोटेशन आ जाता है, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उस कोटेशन को ब्रेक करिएगा, पॉलिटिकल यूज में, इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे बैठेगा, विमेन में कैसे बैठेगा, या सोशल इश्यूज में कैसे बैठेगा। तो वो मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की कोशिश, कोटेशन इकट्ठे जरूर करिएगा आप खुद अपने एंड से भी, ताकि वो कंक्लूजन वगैरह में यूज हो पाए। राइट। तो मित्रों, मैम ने जो बताया, जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उसके रिलेटेड एक एक पेज की खुद की आप इंटरनेट से मैम ने मटेरियल कंपाइल किया, और फिर कोटेशन अपने पास होने चाहिए, एग्जांपल्स लिखने चाहिए, और तन्मय शर्मा की वन नोट समरी जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसे आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर कोट करने के लिए। सो कुछ आखिरी की बातें ये तो, मेंस आंसर राइटिंग, हाँ वो प्रीलिम से पहले करनी है, बाद में करनी है, कब करनी है, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद, या एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, फुल लेंथ पेपर कितने लिखने चाहिए, पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं कि नहीं, और अगर मैं पेड टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहा तो खुद से अपना मूल्यांकन कैसे करूं। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर जल्दी से कवर करते हैं। मैंने मेंस की आंसर राइटिंग की बात की जाए तो जब मैं टॉपिक पढ़ रही थी, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने टॉपिक वाइज, मैंने कहा मैं टॉपिक वाइज मेंस के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल रखे थे, टॉपिक पढ़ती थी क्लास को, फिर उसको मैं लिख करके देखती थी उस टॉपिक से, और सारे क्वेश्चन नहीं, थोड़े से देख लिया, अगर कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इररेलेवेंट हो गए हैं तो उसको फोकस पे रखती थी। वहां से मैंने आंसर लिखना सीखा, टॉपिक पढ़ा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा, दोबारा उसको सोचा कि इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई डायग्राम, कोई बुलेट पॉइंट्स कैसे करूं। तो ये पोर्शन मैंने किया अपनी तैयारी के दौरान, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, डेली आंसर राइटिंग के इनिशिएटिव्स नहीं ज्वाइन किए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने देखा।
मैं यही कहूंगी कि आप पहले टॉपिक कंप्लीट करिए और उस टॉपिक के आंसर्स को लिख करके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यकीन मानिए टॉपिक्स रिपीट होते हैं, पैटर्न आपको समझ में आएगा, पैटर्न से पढ़ने का तरीका इंप्रूव होगा, कीवर्ड समझ में आएंगे कि डिस्कस, एनालाइज, ये सब, फिर उनको गूगल करके कि क्या किस में लिखना होता है, ये सारी चीज। तो मैंने प्रिपरेशन के दौरान, प्री के पहले, आंसर को सिर्फ लिखना सीखा कि आंसर लिखा कैसे जाता है हर टॉपिक वाइज में। उसके बाद फुल लेंथ पेपर्स, टेस्ट जो मैंने 8 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, हर जीएस के 2-2। ये मैंने प्री और मेंस के बीच में किया था, क्योंकि मैं लिखना तो सीख चुकी थी, तो बस प्रैक्टिस करनी थी मुझे। शुड आई ज्वाइन पेड टेस्ट सीरीज और नॉट? देखिए, पेड टेस्ट सीरीज में क्या है, थोड़ा प्रोफेशनल फीडबैक वगैरह मिल जाता है, तो अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। यदि कर सकें तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी फ्री मीडियम्स हैं जो क्वेश्चंस दे देते हैं, कुछ उसका मॉडल आंसर टाइप का दे देते हैं, वहां से आप इवेलुएट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ पेपर्स आपने अपनी वेबसाइट पे डिस्कस किए हुए हैं और दे रखे हैं मॉडल आंसर टाइप प्रीवियस ईयर के, वहां से आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आप सही तरीके से लिख रहे हैं या नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से लिखना सीखिए और प्री और मेंस के बीच में उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सेल्फ सफिशिएंट है इतना, अगर आप कर लें तो। डेफिनेटली। तो मित्रों, जो मैम ने बात की कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स टॉपिक वाइज उस हिसाब से आप सॉल्व करें और उनके लिखने की प्रैक्टिस करें, ये डेली आंसर राइटिंग चैलेंज और ये सब की मेहनत करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने प्रैक्टिस की थी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन पेड टेस्ट सीरीज फीडबैक के लिए। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिल सकती है और उससे आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाए। मैम की ये मार्कशीट है और काफ़ी अच्छे मार्क्स मैम ने सभी पेपर्स में हासिल किए फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। एंड लास्टली सीसेट पेपर 2। वैसे तो मैम आपने बताया एक छोटा सा प्रश्न, कौन से बुक्स आपने यूज किए या क्या है इसके लिए रिसोर्सेज, दैट इज द लास्ट मैंने क्वेश्चन। कोई बुक्स यूज नहीं किए, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब से सीसेट शुरू हुआ है तब से उठाए, मैंने पेपर सॉल्व करके देखे, अपना कैलकुलेट किया, जब वो कंफर्टेबली हर एक में ऊपर था, फिर मैं समझ गई कि मुझसे हो जाएगा, ये मैं कर लूंगी। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा था, क्योंकि मेरी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, तो पहले उनको किया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थोड़ा लेट किया, जो कॉम्प्रहेंशन मुझे छोटे लगे, मल्टीपल आंसर नहीं है, उसको पहले कर लिया। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है, बेसिक मैथ्स है, 8वीं से 10वीं के बीच की मैथ्स आती है, तो वो आप RS अग्रवाल सर की किताबें हैं। आगे का मुद्दा मैम, दैट इज मेंस पेपर फॉर एथिक्स। एथिक्स का ब्रेकअप वैसे उसे मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड करता हूँ, बेसिक थियरी, फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस और थिंकर्स, ये सब पहला ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक जिसके अंदर ये फैमिली, सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड वाली सब चीजें। फिर तीसरे ब्लॉक के अंदर सब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की थियरी, डायलेमा, कोड ऑफ कंडक्ट, चार्टर, करप्शन, RTI, IR, वो सब चीजें। सो नाउ क्वेश्चन इज फॉर एथिक्स, आपने कौन कौन सी किताबें और रिसोर्सेज यूज किए? 2020 का जो पेपर था उसमें हम देखिए केस स्टडी पहले से थोड़ी अलग थी कि इंटरनेशनल रिलेशन, CSR, डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आप बॉस हैं आप, तो ये सबको आपने कैसे हैंडल किया और ये केस स्टडी के बारे में क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले रिसोर्सेज पे आते हैं। मैंने सीधे सिलेबस उठाया, कीवर्ड को हाईलाइट किया जो बुलेट पॉइंट्स में है, और गूगल कर लेती थी। अगर